Hello friends, welcome to the channel Maths Marvel. Learners, this is the channel basically for the beginners. मतलब कि ये चैनल जो है वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए है बेसिकली. स्कूल के बच्चों के साथ साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो एस्पिरेंट्स हैं वो भी इस चैनल को देख सकते हैं. इस चैनल से आपको ये हेल्प मिलेगी कि जो स्कूल का बेस होता है पढ़ाई का, स्कूल में या तो अच्छे से क्लियर नहीं होता है या तो उसकी प्रैक्टिस नहीं हुई होती है. तो इस चैनल पर हम दोनों ही काम करेंगे, बेस सीखेंगे और फिर उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि स्कूल गोइंग बच्चे स्कूल में अच्छा परफॉर्म करें और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स जो हैं वो वहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर सकें. तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हमारी पहली क्लास है और पहली क्लास का जो टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. जनरली ये टॉपिक जो है वो 6th क्लास से स्टार्ट हो जाता है. 6th, 7th, 8th, 9th एंड 10th इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं. 9th और 10th में थोड़े टफ हो जाते हैं लेकिन इसका यूज़ होता है. यहाँ जो हम मेथड सीखेंगे इनका यूज़ होगा. अब स्कूल के बच्चे कैसे प्रिपेयर करेंगे, स्कूल के बच्चों के लिए मैं पूरा रूल वाइज बताऊंगी, वो उनको फॉलो और प्रैक्टिस करनी है और एक्सरसाइज उस पर बेस्ड हम अगले अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे. और कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए इसके बेस पर हम जब प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे सॉल्व, वहाँ आपको अपना स्पीड बढ़ानी है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज का टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. तो लीनियर इक्वेशन स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले हमें समझना होगा लीनियर इक्वेशन क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं. अगर हम लीनियर इक्वेशन की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन, पहले हम डेफिनेशन रीड करते हैं. रीड करने के बाद हमें समझ में आएगा कि इसमें क्या क्या बेसिक टर्म्स हैं, उन टर्म्स का क्या मीनिंग है हम इसके बाद समझते हैं. बेसिकली इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन में होता है इक्वालिटी ऑफ एक्सप्रेशन. कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, उनकी इक्वालिटी अगर कोई एक्सप्रेशन शो करे तो उस एक्सप्रेशन को कंबाइनली हम कहेंगे एक इक्वेशन. अगर हम डेफिनेशन की बात करें इक्वेशन की, या इक्वेशन इन वन वेरिएबल और टू वेरिएबल की बात करें, एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू algebraic expressions being true for certain particular values of the unknown quantities involved. अब ये इतना बड़ा सेंटेंस है, इसको हम ब्रेक करके समझेंगे. एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट, एक इक्वेशन जो होती है वो एक स्टेटमेंट होता है. स्टेटमेंट मीन्स यहाँ पर तात्पर्य है मैथमेटिकल स्टेटमेंट से. एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब कि दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जो LHS और RHS में होते हैं, उनकी इक्वालिटी, उन्हें इक्वेट किया जाता है विथ इक्वल साइन, विद द यूज ऑफ इक्वल साइन. इक्वल साइन को बीच में रखकर दो क्वांटिटीज होती हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं LHS में मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और RHS मतलब राइट हैंड साइड में. बीइंग ट्रू फॉर सर्टेन पर्टिकुलर वैल्यू, जो कि जो इक्वालिटी है वो जब हम सॉल्व करेंगे तो वो ट्रू प्रूव होगी. ट्रू प्रूव होगी मतलब सत्य प्रूव होगी. हिंदी मीडियम वालों के लिए भी मैं कोशिश करूँगी कि हिंदी की टर्म्स यूज़ कर पाऊँ, नहीं तो स्टार्टिंग वीडियोस में अभी मैं इंग्लिश ही यूज़ करूँगी. जो कि दो एक्सप्रेशंस होंगे, बीच में इक्वल साइन होगा और दोनों एक्सप्रेशंस किसी सर्टेन पर्टिकुलर वैल्यू के लिए वो जो एक्सप्रेशन है वो ट्रू होगा या फिर सेटिस्फाइड होगा ऑफ द अननोन क्वांटिटीज इन्वॉल्व. मतलब कि उसमें जो अननोन क्वांटिटीज होती हैं अगर उनकी हम कुछ वैल्यूज पुट करें अलग अलग, अगर जो वैल्यू वहाँ पर रखने पर सूट होता है, मतलब LHS इक्वल टू RHS, तो मतलब कि वेरिएबल की वह पर्टिकुलर वैल्यू वहाँ सूट हो रही है. ऐसा अगर कुछ कंडीशन बनती है कि किसी अननोन वैल्यू के लिए हम जब वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन में, एक्सप्रेशन में, तो फिर वो सॉल्व करने पर लेफ्ट हैंड साइड क्वांटिटी एंड राइट हैंड साइड क्वांटिटी दोनों इक्वल आए, मतलब कि ट्रू हो, तो उस इक्वेशन को हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन
1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल। अगर क्वांटिटीज जो है अननोन क्वांटिटीज जो है वो एक है इक्वेशन में तो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, और 2 है तो 2 वेरिएबल्स। अभी हम और इसको क्लियरली समझेंगे कि लीनियर का वहाँ पर क्या मतलब होता है। अब अभी तो सिर्फ डेफिनेशन हुई है, उसके साथ हम जो क्वांटिटीज़ यूज़ होंगी उसमें हम वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले होगा कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट आर द क्वांटिटीज विच हैव फिक्स्ड वैल्यूज। जैसे कि एग्जांपल 4 की एक अपनी फिक्स वैल्यू है, 4 को 4 ही कहेंगे, 4 को 4 ही कहेंगे, 5 नहीं कहेंगे, 10 नहीं कहेंगे, 20 नहीं कहेंगे, -2 नहीं कहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है 10 अपना एक फिक्स वैल्यू लेकर रखा हुआ है, 10 को 10 कहेंगे, -2, 3/2, -5/2 एंड 0 एक्सेट्रा। और भी कोई भी वैल्यू को हम यहाँ पर मान सकते हैं एज एग्जाम्पल, जो कि अपनी एक फिक्स वैल्यू रखते हैं, वो कहलाते हैं कांस्टेंट। अब यहाँ पर आपको बच्चों पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर, फ्रैक्शंस सबका थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, या तो फिर हम अपकमिंग वीडियोस में भी उनको इंक्लूड कर लेंगे। अब आप कांस्टेंट 4 को भी कह सकते हैं, 10 को भी कह सकते हैं, 2 को भी कह सकते हैं, विथ नेगेटिव साइन हम कहेंगे से -2 एक कांस्टेंट है यहाँ पर। वेरिएबल्स सेकेंड क्वांटिटीज हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स आर द क्वांटिटीज विच हैव वेरिंग वैल्यूज, जस्ट ऑपोजिट टू कांस्टेंट। कांस्टेंट की अपनी एक फिक्स वैल्यू होती है, वेरिएबल्स की वेरिंग वैल्यू होती है, मतलब कि वैल्यू चेंज हो सकती है, अलग अलग जगहों पर अलग अलग वैल्यूज हो सकती है, या एक ही एक्सप्रेशन में एक वेरिएबल के लिए आप अलग अलग वैल्यूज पुट कर सकते हैं। एग्जाम्पल x, जब हम एक्सप्रेशन लिखेंगे तो देखेंगे कि ये x क्या है, y क्या है, z क्या है, p q। एक्चुअली लीनियर इक्वेशन या कोई भी टाइप की इक्वेशन में जब हम अननोन क्वांटिटीज का यूज करते हैं तो उनको हमें किसी अल्फ़ाबेट से शो करना होता है, किसी सिंबल से शो करना होता है, वो अल्फ़ाबेट या सिंबल्स ही कहलाते हैं वेरिएबल्स। क्यों? कि उस टाइम उनकी कोई फिक्स वैल्यू या दिखने वाली वैल्यू, विजिबल वैल्यू वहाँ नहीं होती है। बाद में हम जब सॉल्व करें तो उनकी अलग अलग वैल्यूज पुट कर सकते हैं, इसलिए कहेंगे अलग अलग वैल्यूज का ही मतलब है यहाँ पर वेरिएबल वैल्यूज। तो आप एक के बदले बहुत सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं किसी एक अननोन वेरिएबल के लिए इक्वेशन में। आगे चलते हैं, इनका रिलेशन इक्वेशंस में क्या है। बहुत ज़रूरी है कांस्टेंट और वेरिएबल्स, इनको ही यूज़ करके हमें इक्वेशन बनाने तक पहुंचना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि हम सब जानते हैं 4th 5th तक सारे बच्चों को समझ में आ जाता है अच्छे से कि बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इन सब का यूज़ करके ये हम पहुंचेंगे इक्वेशन बनाने की प्रोसेस तक। क्या कंप्लीट कर पाएंगे हम इक्वेशन बनाने की प्रोसेस। बेसिकली हमें सबसे पहले यूज़ करना है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। किन के बीच? कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स के बीच। तो मिलकर बनेगा टर्म। अब देखें कि टर्म कैसे बनती है कांस्टेंट और वेरिएबल का यूज़ करके। देखिए, जब कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होता है, या फिर वेरिएबल आप पहले भी लिख सकते हैं, वेरिएबल और कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होता है, तो बनती है एक टर्म। अब इसको वर्बली तो इजीली कह सके हम, लेकिन आप समझें क्या होता है। एग्जाम्पल के लिए कांस्टेंट, मैंने एक कांस्टेंट लिया हुआ है, ये डैश है, कांस्टेंट है यहाँ पर 4 और वेरिएबल है यहाँ पर x। ठीक है, यहाँ जो आपने देखा था x y z p, ये जो वेरिएबल्स थे ये कैसे यूज हो रहे हैं, ये टर्म बनाने में कांस्टेंट के साथ में कंबाइन हो रहे हैं। तो ये है x है वेरिएबल, 4 जिसकी फिक्स्ड वैल्यू है वो है कांस्टेंट, जबकि x की वैल्यू दिख नहीं रही है तो ये हुआ वेरिएबल। अब कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों कंबाइन हुए हैं, बीच में कोई भी साइन नहीं दिख रहा है, मतलब कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है। जब हम इसको लिखना सीखेंगे तब मैं आपको आगे बताती हूँ कि इन दोनों के बीच में क्या मैथमेटिकल रिलेशन है। 4 × x, तो मिलाकर टर्म बनी 4x। अगर आपको थोड़ा बेसिक अलजेब्रा का नॉलेज है तो बहुत काम आएगा यहाँ पर, या तो फिर आप अपकमिंग वीडियोस में एक बार अलजेब्रा देखिए और फिर उसके बाद वापस से ये वीडियो देखेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा आपको कि टर्म कैसे बनानी है। सो कमिंग बैक, कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच मल्टीप्लिकेशन, पहला एग्जाम्पल हुआ कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच मल्टीप्लिकेशन, तो 4 × x इज 4x, 4x हो गई हमारी एक टर्म, इसका नाम पूरा क्या हो गया, टर्म। दूसरा एग्जाम्पल है 3/2y, जिसमें कि 3/2 फ्रैक्शन जो है वो पूरा का पूरा कांस्टेंट पार्ट है,
जो हमने कहा था कि कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच ऑपरेशन आएगा। कांस्टेंट पार्ट इसमें है 3/2 एंड वेरिएबल पार्ट है इसमें y। जो देखे हमने एग्जाम्पल में भी लिखा था वेरिएबल की कैटेगरी में y जो था, y मतलब अननोन क्वांटिटी, क्योंकि इसकी यहाँ पे कोई नोन वैल्यू दिख नहीं रही है यहाँ पर, इसलिए हम इसे वेरिएबल कहेंगे। 3/2 कांस्टेंट है। अब इनके बीच भी क्या हुआ है, 3/2 पूरा एक फ्रैक्शन मान लें तो हम मल्टीप्लिकेशन यहाँ लगा सकते हैं। इसका मतलब किसी फ्रैक्शन में अगर किसी वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन होता है तो हमें एक ऐसी टर्म मिलती है। आप यहाँ पर नंबर चेंज कर सकते हैं और एक टर्म बना सकते हैं। आगे बढ़ें। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2p, जिसमें कि 2 कांस्टेंट है क्योंकि ये फिक्स वैल्यू है, दिख रही है, 2 को आप 2 ही कहेंगे, और p जो है वो वेरिएबल है क्योंकि p की कोई फिक्स वैल्यू वहाँ नहीं दिख रही है। p की जगह 3, 4, 10, 20, -2, -5 कुछ नहीं दिख रहा है आपको, p दिख रहा है जहाँ पर आप उसकी अलग अलग वैल्यूज पुट कर सकते हैं, इसलिए यह है वेरिएबल। तो कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच जनरली जब साइन नहीं दिखता है तो मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब 2 × p इज 2 × p इज 2p, तो 2p क्या हो गई हमारी एक टर्म हो गई। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल 10z, जहाँ पर आप क्लियरली समझ सकेंगे इतने सारे एग्जाम्पल के बाद कि 10 जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है, और z क्या है जिसकी वैल्यू दिख नहीं रही है, तो ये हुआ वेरिएबल। तो कांस्टेंट इंटू वेरिएबल कंबाइन होकर एक बनेगी टर्म। अगेन नेक्स्ट एग्जाम्पल -15 × t, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन साइन नहीं है, विजिबल नहीं है, मतलब जनरली हम लिखते नहीं हैं, नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब भी यही है कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच मल्टीप्लिकेशन हुआ है। तो यहाँ पर आप देखें कांस्टेंट जो है -15 नेगेटिव साइन यूज हुआ है। आपको साइन देखकर पहचानना आना चाहिए कि टर्म पॉजिटिव है या नेगेटिव। जब माइनस साइन कैरी करेगी टर्म तो वो नेगेटिव टर्म है, और बाकी एग्जाम्पल्स यहाँ जो आगे लिखे हैं इनमें किसी में माइनस साइन नहीं है, मतलब कि ये सारी पॉजिटिव टर्म है, और ये वाली टर्म -15t जो है वो नेगेटिव टर्म है। इसमें देखें -15 जो है वो कांस्टेंट है क्योंकि वो फिक्स वैल्यू है, एंड t जो है वो वेरिएबल है क्योंकि t के वहाँ कोई फिक्स वैल्यू नहीं दिख रही है। तो पूरा कंबाइन होकर दोनों कांस्टेंट एंड वेरिएबल कंबाइन होकर बना रहे हैं टर्म। तो होप आपको इतने सारे एग्जाम्पल से समझ आ गया होगा कि कांस्टेंट और वेरिएबल्स दो क्वांटिटीज़ होती हैं, और दोनों क्वांटिटीज़ का मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के अंदर हम दोनों को जब कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, टर्म मिलती है। अब इन टर्म्स का यूज़ करके हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है, और उसी एक्सप्रेशन को LHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अलग अलग एक्सप्रेशन पुट करके इक्वेट करना है, इक्वालिटी की रिलेशन में उनको रखना है, तो हमें मिलेगा एक इक्वेशन। आगे देखें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, जो हमने अलग अलग टर्म्स बनाई हैं, आप कोई भी टर्म्स बना सकते हैं अपनी मर्जी से, टर्म्स बनाई हैं टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, आप ऐसे बहुत सारी टर्म्स एंड नंबर ऑफ टर्म्स ले सकते हैं। अगर इन टर्म्स के बीच, अभी देखिए यहाँ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन यूज हो चुका था टर्म बनाने में, अब लेकिन जो बनी हुई टर्म रेडीमेड टर्म्स हैं उनके बीच एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे देखिए एडिशन या सब्ट्रैक्शन, या अलग अलग टर्म्स के बीच ऑल्टरनेटली एडिशन सब्ट्रैक्शन, 2 बार एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन, जैसे भी चाहें आप वैसा रिलेशन यहाँ पुट करके अंडर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टर्म्स को कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसके लिए अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहें तो हम आगे बढ़ेंगे। देखिए टर्म क्या है, टर्म हमने सीखा कि कांस्टेंट और वेरिएबल जब कंबाइन होते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, ठीक है। तो एक टर्म के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, कांस्टेंट वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लिकेशन का, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन, जहाँ पर देखिए दोनों एग्जाम्पल में एक बार पॉजिटिव लिया है मैंने कांस्टेंट, एक बार नेगेटिव कांस्टेंट लिया सॉरी, और एक बार पॉजिटिव कांस्टेंट लिया है। कांस्टेंट इंटू वेरिएबल, कांस्टेंट इंटू वेरिएबल, तो हमें मिलकर क्या दोनों कंबाइन होकर क्या मिलेंगे, -4 × x इज -4x, 3 × y इज 3y, तो -4x 3y ये इंडिविजुअली टर्म्स हैं। अब यहाँ पर देखिए 1/2 एक पूरा फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन में जब मल्टीप्लाई करते हैं कोई वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, यहाँ y लिखा है मैंने, तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 × y इज y/2 भी अपने आप में एक टर्म है, या तो आप चाहें तो इसको 1/2y ऐसा भी लिख सकते हैं। अगला एग्जाम्पल है z / 3। अभी देखिए हमने क्या कहा था यहाँ पर, अंडर कंबाइन अंडर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, डिवीजन का भी यूज हुआ है जैसे यहाँ पर हुआ है, वेरिएबल डिवाइडेड बाय अ कांस्टेंट, तो ये रिलेशन डिवीजन को बता रहा है। अगला भी यही बताता है, यहाँ सिर्फ डिवीजन का साइन यूज किया हमने, यहाँ अपॉन वाला कंसेप्ट यूज किया।
z डिवाइडेड बाय 3 मतलब किसी वेरिएबल को किसी कांस्टेंट से आप डिवाइड कर रहे हैं, मतलब कि इसी को आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि वेरिएबल डिवाइडेड बाय अ कांस्टेंट। तो ये भी आपका एक टर्म हो जाएगा। यहाँ पर मैंने वेरिएबल लिया है नेगेटिव वेरिएबल और फिर उसको डिवाइड किया है एक कांस्टेंट से, तो ये हो जाएगा -p/4। डिवीजन साइन का मतलब है अपॉन, फ्रैक्शन में आप लिख सकते हैं डिवीजन में, डिनोमिनेटर में। ये हो गई बात पूरी टर्म बनाने की। कांस्टेंट वेरिएबल को मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के अंडर आप कंबाइन करेंगे तो आपको डिफरेंट टर्म्स मिलेंगी। जैसा नेचर का आप कांस्टेंट वेरिएबल यूज़ करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, उसके अकॉर्डिंग आपको टर्म मिलेंगे। अगर सपोज दोनों ही नेगेटिव हैं तो आपको ये थोड़ा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए। 4 साइंस प्लस एंड माइनस जो 2 साइन है उनकी 4 कंडीशन है, अगर वो मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका क्या रिजल्ट आता है। लाइक प्लस इंटू प्लस इज प्लस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, माइनस इंटू प्लस इज प्लस, सॉरी माइनस इंटू प्लस इज माइनस एंड प्लस इंटू प्लस इज प्लस, माइनस इंटू माइनस इज माइनस। अगर मैंने बोला है और शायद कुछ गलत ही बोल दिया है तो यहाँ देख लें आप, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, प्लस इंटू प्लस इज अगेन प्लस, माइनस इंटू प्लस इज माइनस एंड प्लस इंटू माइनस इज माइनस। देखिए यहाँ पर 2 सेम साइन हो तो आंसर पॉजिटिव आता है, एक माइनस एक प्लस है माइनस है, ऑपोजिट साइन में हमेशा आंसर नेगेटिव आता है। ठीक है, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो इसके अकॉर्डिंग आप जैसे भी साइन लेंगे कांस्टेंट और वेरिएबल के साथ आंसर वैसा आएगा। अगर दोनों नेगेटिव लेंगे तो यहाँ प्लस आएगा, मैंने यहाँ बाद में नेगेटिव पुट किया है। दोनों पॉजिटिव होंगे तो सेकंड वाला केस आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर सपोज हम एक नेगेटिव एक पॉजिटिव ले लेते हैं तो आंसर नेगेटिव आएगा। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ले लेते हैं सपोज, तो भी आंसर क्या आएगा, डिनोमिनेटर में माइनस, आप 3 के पास माइनस है, पहली स्टेप में माइनस हमेशा वहीं रहता है, लेकिन फाइनल आंसर में आपका कभी भी डिनोमिनेटर कैरी नहीं करता माइनस, ये रूल है। इसके लिए आपको माइनस ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो अभी तक आप समझ गए होंगे कि टर्म कैसे बनाना है यूजिंग कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ठीक, इन चीज़ों को हम प्रैक्टिस करते रहेंगे आगे, तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनाने हैं, आपको टर्म्स तो बन गई हैं आपकी नाउ, अब हमारी टर्म्स बन गई हैं, अब हमें बनाने हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और फिर इन एक्सप्रेशंस का यूज़ करना है हमें लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए। देखिए टर्म्स, अलग अलग टर्म्स जो है कंबाइन अंडर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जो हमने पीछे स्टेटमेंट पढ़ा था सिर्फ अब एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। अलग अलग टर्म अगर कंबाइन होती हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड और मतलब आप दोनों का ही यूज़ कर सकते हैं, एडिशन के साथ सब्ट्रैक्शन का भी, या तो फिर किसी एक का ही करते चले, एडिशन एडिशन सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन, तो भी आपको जो कॉम्बिनेशन मिलेगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एग्जाम्पल देखें, एक रेडीमेड टर्म ले ली मैंने 3x और एक और रेडीमेड टर्म ले ली मैंने 4y। इतना तो आप बनाना सीख गए ऊपर, 2 टर्म्स बनाई आपने और दोनों को मैंने रिलेट कर दिया विथ माइनस साइन, विथ सब्ट्रैक्शन, क्योंकि देखिए सब्ट्रैक्शन भी बोला है, तो सब्ट्रैक्शन के साथ जब कंबाइन कर दिया तो ये पूरा एक एक्सप्रेशन बन गया। अब हम इसे एक्सप्रेशन कह रहे हैं, ये पूरा एक्सप्रेशन जो है वो कहला रहा है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि इसमें कॉन्स्टेंट वेरिएबल सब कुछ का यूज़ हुआ है। तो ऐसा मैथमेटिक्स जिसमें कि आप वेरिएबल कांस्टेंट सब यूज़ कर रहे हैं वो कहला रहा है, मैथमेटिक्स की ब्रांच होती है एल्जेब्रा। तो एल्जेब्रा में क्या होता है, कांस्टेंट वेरिएबल सबका यूज़। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या है, अलग अलग टर्म्स को आप एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ कंबाइन कर रहे हैं। फिर से अगले एग्जाम्पल में देखेंगे, 2 टर्म्स हैं 2p एंड 3q, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों को हमने एडिशन रिलेशन से शो किया है, यहाँ पर कंबाइन किया हुआ है, तो ये एक मिल रहा है हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। थर्ड एग्जाम्पल इज ax एंड by। अब आप यहाँ कंफ्यूज ना हो, x एंड y आर क्लियरली वेरिएबल्स, जबकि a और b जो है वो कांस्टेंट है। यहाँ पर नंबर नहीं दिख रहा है लेकिन हम क्या एज्यूम करें, यहाँ पर a कांस्टेंट है b कांस्टेंट है। तो टर्म में एक कांस्टेंट एक वेरिएबल होता है, एक कांस्टेंट एक वेरिएबल होता है। 2 टर्म्स बन गई, दोनों को हमने एडिशन के थ्रू कंबाइन किया है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाने के लिए। अगला एग्जाम्पल है -5r एक टर्म है, 7s एक टर्म है। आप वेरिएबल्स ले रहे हैं r और s, कांस्टेंट है -5 एंड 7 और पूरी टर्म को आप 2 टर्म्स को कंबाइन कर रहे हैं अंडर एडिशन। नेक्स्ट एग्जांपल है, पहली टर्म में है देखिए कांस्टेंट 3/2 जो कि फ्रैक्शन है, x वेरिएबल है। सेकेंड वाली टर्म में है y/2, y/2 को ही आप क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू y, जो कि हमने ऊपर एग्जाम्पल में देखा भी है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अभी इसका आंसर चेंज कर लें क्योंकि हमने साइन पुट किए थे, तो प्लस इंटू माइनस इज माइनस, इधर भी माइनस। ओके,
अब देखें हमने y/2 को ऐसा तोड़कर भी लिख सकते हैं कि फ्रैक्शन हो गया 1/2 और वेरिएबल हो गया, फ्रैक्शन जो था कांस्टेंट है 1/2 एंड वेरिएबल है y। तो सेकेंड टर्म में देखिए 1/2 कांस्टेंट का रोल प्ले कर रहा है, पूरा टर्म y/2 हो गया, फर्स्ट टर्म 3/2x हो गया, दोनों को कंबाइन किया है हमने विथ एडिशन। तो आप इसको पहले प्रैक्टिस करें, चाहे तो वीडियो पॉज करें और पहले प्रैक्टिस कर लें टर्म्स बनाने की। जब आपसे टर्म्स बनने लगे तो आप उनको कंबाइन करें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए। अब हम आते हैं इतनी बात के बाद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे यूज़ करना है इक्वेशन बनाने के लिए। देखिए अब हमें टर्म्स एंड कांस्टेंट के बाद लीनियर इक्वेशन कैसे बनेगी उस पर आना है, और हम वापस एक बार देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन का डेफिनेशन क्या कहता है। तो लीनियर इक्वेशन ऐसी इक्वेशन है जिसमें हमें यूज़ करना होते हैं एक्सप्रेशंस लेफ्ट हैंड साइड, कुछ एक्सप्रेशन राइट हैंड साइड, और दोनों के बीच में हमें इक्वल साइन पुट करना होता है। जब दो एक्सप्रेशंस विथ इक्वल साइन इक्वेट होते हैं, बैलेंस कर रहे हैं हम दोनों को विथ इक्वल साइन, तब हम इस पूरे स्टेटमेंट को क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन कहेंगे। अब लीनियर इक्वेशन की क्या खासियत है कि किसी भी इक्वेशन में जब अननोन वेरिएबल जो x था, y था, z था, p, q जो भी हम यूज़ करेंगे उसकी पावर, आप पावर्स का एक अलग से चैप्टर है, उसकी पावर जो है वो मैक्सिमम पावर 1 होती है। तो ऐसी इक्वेशन कहलाती है आपकी लीनियर इक्वेशन। यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे 5x = 10। एक क्वांटिटी है इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड, एक क्वांटिटी है इक्वल के राइट हैंड साइड, मतलब कि RHS साइड। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, ये RHS है, ये LHS है। LHS में हमारे पास आप चाहें तो RHS में भी ऐसी क्वांटिटी रख सकते हैं जहाँ वेरिएबल हो, नहीं तो फिर आप LHS में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। LHS में रखी हुई है देखिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसकी वेरिएबल की पावर जो है वो 1 है, 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। जब 1 होगी तभी हम लीनियर टर्म का यूज़ कर सकते हैं, लीनियर शब्द का यूज़ कर सकते हैं। तो अगला एग्जाम्पल देखें, 2x + 7 = 13। अब यहाँ पर देखिए, आप देखेंगे कि दो ऐसी टर्म है, LHS में एक टर्म है और एक RHS में, जिनके पास वेरिएबल्स नहीं है, तो ऐसे भी लीनियर इक्वेशन लिखी जाती है। लेकिन जिस टर्म के पास वेरिएबल है देखिए उसकी पावर क्या है, उसकी पावर 1 है, तो ये किस कैटेगरी में आएगी, लीनियर इक्वेशन की कैटेगरी में आएगी। एक और इक्वेशन है हमारे पास 7x - 4 = 10। मैंने बस इसमें डिफरेंस ये रखा हुआ है कि जब आप बनाएंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो टर्म्स का यूज़ करेंगे, तो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के थ्रू कर सकते हैं। यही वेराइटी रखने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल ये वाला लिया है। इसमें देखिए क्या है, जिस टर्म के पास वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है, 1। जनरली 1 पावर को हम लिख कर शो नहीं करते हैं 1 हर बार, तो अंडरस्टूड है कि पावर 1 है। इस एग्जाम्पल में भी x, आप चाहें तो y, z, p, q कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं। यहाँ भी देखिए फ्रैक्शन अपनी जगह पर है जो कांस्टेंट का रोल प्ले करेगा, वेरिएबल की पावर 1 है, बाकी 2 कांस्टेंट टर्म्स और हैं। इनको सॉल्व कैसे करना है ये अलग बात है, हम अगले 1 मिनट के अंदर देखते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे कि सारे एग्जाम्पल्स में x की मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है, 1 से बड़ी पावर नहीं चाहिए हमें, तो 1 ही चाहिए एग्जैक्टली। तो जब 1 होगी वही एक्सप्रेशन या वही इक्वेशन क्या कहलाएगी, लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन कब कहेंगे, जब कुछ एक्सप्रेशंस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होंगे और दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, तो ये एक्सप्रेशन कहलाएगा इक्वेशन। अब देखिए ये जो लीनियर इक्वेशन है उसकी डेफिनेशन क्या कहती है, हम पूरे एग्जाम्पल्स सब कुछ समझ चुके हैं। अब हमें डेफिनेशन को आसानी से ब्रेक करके तोड़ने में समझ आएगा। देखें, एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट। अब ये जो इक्वेशन देखी थी आपने वो एक स्टेटमेंट था। स्टेटमेंट मतलब मैथमेटिकल स्टेटमेंट, जिसमें मैथमेटिकल टर्म्स यूज़ कर रहे थे हम, ठीक है। ऑफ इक्वालिटी, इक्वल साइन का आप यूज़ कर रहे थे। ऑफ 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें आप 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस यूज़ कर रहे थे, एक LHS में लेफ्ट हैंड साइड में और एक राइट हैंड साइड में। बीइंग ट्रू, अब जो कि हम सॉल्व करना सीखेंगे जब हमें ये बात समझ आएगी कि वो ट्रू कैसे होते हैं। फॉर सर्टेन पर्टिकुलर वैल्यू, तो कुछ एक फिक्स वैल्यू के लिए, जहाँ आप वेरिएबल्स जो यूज़ कर रहे हैं x, y, z, उनके लिए कुछ पर्टिकुलर वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये ट्रू है, हमारी जो इक्वेशन है या जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बैलेंस हो रहा है, इक्वल वैल्यूज आ रही हैं। पर्टिकुलर वैल्यू किसकी, ऑफ द अननोन क्वांटिटीज इन्वॉल्व। जो इक्वेशन में आप अननोन क्वांटिटी रख रहे हैं उनकी कुछ आप वैल्यू पुट करेंगे और फिर
सॉल्व करके चेक करेंगे तो उसके लिए आपका, उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आपका इक्वेशन जो है वो ट्रू होगी। तो ये कहलाएगी आपकी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब देखते हैं हम कुछ रूल्स कि इनको सॉल्व कैसे करना है। अब हम सॉल्व करेंगे इनको ट्रांसपोजिशन मेथड से, जिनके लिए कुछ बेसिक रूल्स हैं, 2 रूल्स। देखिएगा, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन हम करेंगे फिलहाल इस वीडियो में ट्रांसपोजिशन मेथड से। एक और मेथड है वो हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। ट्रांसपोजिशन मतलब कि एक क्वांटिटी को उठाकर आप इक्वल के दूसरे साइड ट्रांसपोज कर दे रहे हैं या भेज दे रहे हैं, सेंड कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर मैथ्स में ये टर्म यूज होगी ट्रांसपोजिंग। अब इसमें क्या होगा, रूल 1 है ट्रांसपोजिंग एनी टर्म बाय चेंजिंग इट्स साइन। आपने पहले देख लिया कि जब टर्म बनेगी तो आपको उसका साइन पहचानना है कि क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जब कोई भी टर्म अपना साइड छोड़कर दूसरे साइड जाएगी या ट्रांसपोज होगी तो उसका साइन बदल दिया जाएगा। ये रूल 1 कहता है, उसका साइन, अपना खुद का साइन बदल दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखें, इक्वेशन है 3x + 2 = 4। इसमें हम चाहते हैं कि 2 को हमें लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करना है। अब यहाँ 2 का नेचर देखिए, 2 के आगे पॉजिटिव साइन है, क्लियरली हम पहचान सकते हैं पॉजिटिव है। तो जब हम इसे शिफ्ट करेंगे दूसरे साइड या ट्रांसपोज करेंगे तो इसे प्लस के बदले इसका साइन देखिए माइनस साइन हो गया। अब यहाँ पर इक्वेशन में आप पहचान सकते हैं कि 3x के आगे कुछ भी साइन नहीं है तो भी ये अंडरस्टूड है कि ये पॉजिटिव मानी जाएगी। जो टर्म सबसे पहले लिखी जाती है एक्सप्रेशन में, उनके आगे साइन अगर पॉजिटिव है वो तो प्लस साइन से शो जनरली नहीं करते हैं, उसको एज्यूम करते हैं वो पॉजिटिव ही है। अब देखें, हमने 2 को शिफ्ट किया है, अपना साइन उसने बदल लिया। इसी टाइप से अगर ये माइनस होता तो शिफ्टिंग के बाद यहाँ पर ट्रांसपोजिशन के बाद ये प्लस हो जाता। ठीक है, इतना रूल क्लियर है। रूल नंबर 2, ट्रांसपोजिंग कांस्टेंट ऑफ द टर्म कंटेनिंग वेरिएबल्स। अब एक्स्ट्रा आपने कांस्टेंट जो था पहले तो इसको ट्रांसपोज किया है, अब बारी आएगी कांस्टेंट, ऐसी वाली टर्म जिसमें वेरिएबल भी है कांस्टेंट के साथ, उस टर्म की बात करें। उसके लिए रूल है, अगर आपके पास कांस्टेंट इन मल्टीप्लिकेशन, कांस्टेंट जो है वो आपका वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। अब यहाँ 3 × x = 3x, मतलब 3 जो है x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, गोज टू द डिनोमिनेटर। 3x कहाँ चला जाए, 3x में से कांस्टेंट 3 कहाँ चला जाएगा, इसके पूरे डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये डिवीजन में चला जाएगा ऑफ द अदर साइड क्वांटिटी। जैसे कि नए एग्जाम्पल में देखें हम, 4x = 8 एक इक्वेशन है जहाँ पर 4x जो टर्म है जिसमें कांस्टेंट वेरिएबल दोनों हैं। अल्टीमेटली हमें जब सॉल्व करने का पर्पस ये होता है कि अननोन क्वांटिटी की वैल्यू हमें पता करनी होती है। उसके लिए उस टर्म को हम कैसे ट्रीट करेंगे जिसमें वेरिएबल भी है। तो वेरिएबल को कुछ नहीं करना आपको, कांस्टेंट को उसके साथ जो भी है, अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो आप उसको दूसरे साइड RHS साइड, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड या राइट हैंड से लेफ्ट हैंड, मल्टीप्लिकेशन वाला डिवीजन में जाएगा हमेशा। तो यहाँ देखिए 8 के डिवीजन में हमने इसको लिख दिया है। पहले तो वो लेफ्ट हैंड साइड में जब था तब मल्टीप्लिकेशन में था, राइट हैंड साइड जाकर वो डिवीजन में आ गया। ठीक है, या आप इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर डिवीजन में है तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। तो यही सेकंड रूल इसका सेकंड पार्ट कहता है। कांस्टेंट इन डिवीजन, कांस्टेंट अगर 3 जो है वो डिवीजन में है, डिनोमिनेटर में है, ऑफ द टर्म कंटेनिंग वेरिएबल, ऐसी टर्म जिसमें वेरिएबल था, उस टर्म के अगर डिनोमिनेटर में कांस्टेंट है, गोज टू मल्टीप्लिकेशन, तो दूसरे साइड के वो जो भी क्वांटिटी है उसके पूरे मल्टीप्लिकेशन में जाएगा ऑफ द अदर साइड क्वांटिटी। अदर साइड क्वांटिटी यहाँ 4 है, 4 के साथ वेरिएबल वाली टर्म में जो कांस्टेंट था वो दूसरे साइड जाकर, अगर डिवीजन में है तो दूसरे साइड मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, और फिर आप इसकी टोटल वैल्यू होती है, बनती है, वो सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये 2 रूल क्लियर हुए। पहला कि जब आप कांस्टेंट भेजेंगे तो कांस्टेंट को साइन बदल कर भेजेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। दूसरा वाला 2 केसेस हो सकते हैं, वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई में हो सकता है तो डिवीजन में जाएगा दूसरे साइड, या डिवीजन में होगा तो दूसरे अदर साइड में जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। अब हम सॉल्व करना सीखेंगे इनको ये 2 रूल के हेल्प से। तो पहले हम इजी वाले क्वेश्चंस लेंगे, फिर उसके बाद हम टफ क्वेश्चंस पर आएंगे। चलिए, अप्लाइंग रूल्स। देखिए, सबसे पहले एग्जांपल लिया है x + 3 = 7। अब बेसिकली आपको यहाँ से ऑपरेशन शुरू होता है। अभी तक तो हमने स्टोरी सुन ली सारी कि अच्छा ये सारी टर्म्स होती हैं, ये सारे कांस्टेंट वेरिएबल सब कुछ, एक्सप्रेशन, इक्वेशन, सब स्टोरी सुन ली। अब हमें सीखना है यहाँ से ऑपरेशन। ऑपरेशन में बेसिकली आपके माइंड में ये पता होना चाहिए आपको कि आपको यहाँ सॉल्व करने का मतलब जो अननोन वेरिएबल है x, y, z, p, q, r, s, t, इनकी वैल्यू पता करनी है आपको।
इनकी वैल्यू पता करने के लिए सबसे पहला मंत्र है कि आप वो वाली टर्म पहचानें जिसमें वेरिएबल है, जिसकी आपको वैल्यू पता करनी। अब जब आपने पहचान लिया कि वो टर्म कौन सी है, यहाँ पर पहले एग्जाम्पल में x है, तो आपको सबसे पहले इसको टारगेट करना है कि इसको आपको हाथ ही नहीं लगाना है, इसको टच ही नहीं करना है, ये टारगेट करना है। मतलब उससे कहीं भी शिफ्ट नहीं करना है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने। तो किन में करने हैं चेंजेस? इस टर्म को छोड़कर, जिसमें वेरिएबल है उसे छोड़कर बाकी दूसरी टर्म्स को टारगेट करना है, पहले उन्हें ट्रांसपोज करना है। मतलब कि यहाँ पे देखिए वेरिएबल वाली एक ही टर्म है, कांस्टेंट वाली दो टर्म है, तो हम लाइक टर्म्स को एक साथ इकट्ठा कर लेंगे। मतलब कि कांस्टेंट को एक साथ एक साइड में इकट्ठा कर लेंगे, या तो LHS में ही या तो RHS में ही। तो मैं क्या करूँ, वेरिएबल को वहीं रहने दूँ, इक्वल लगाऊं, क्योंकि मैंने सोचा है कि एक कांस्टेंट अपनी जगह पर रहेगा, 3 को मैं शिफ्ट करूंगी या ट्रांसपोज करूंगी राइट हैंड साइड। तो देखिए 7 अपनी जगह है, उसका साइन पॉजिटिव था, वो पॉजिटिव ही रहेगा। 3 यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव है, हमें अगर RHS में भेजना है, ट्रांसपोज करना है, तो 3 हो जाएगा नेगेटिव। अब देखिए, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, दोनों न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, दोनों सॉल्व हो जाएंगी आपस में। तो x इक्वल टू कितना बचेगा, 7 - 3 = 4। बस इतना ही काम है आपका, x की वैल्यू इजीली हमें मिल गई। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में चलते हैं, जिसमें हमने टर्म में माइनस साइन लिया हुआ है, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस लिया हुआ है। देखिए क्या कहा था हमने कि वेरिएबल वाली टर्म पहचाननी है, ये पहचान ली, इसे टच नहीं करना है। तो फिर हमें क्या करना है, कांस्टेंट वाली दो टर्म है, हम इन दोनों को एक साथ इकट्ठा कर देंगे, भेज देंगे एक साइड। तो मैं क्या करूँ, y को शिफ्ट नहीं करूँ, 4 को हम शिफ्ट करना चाहेंगे 8 के पास। 8 अपनी जगह पर है, तो उसने साइन चेंज नहीं किया। 4 जबकि ट्रांसपोज होकर RHS साइड आ रहा है, जो कि नेगेटिव है, तो अब इस साइड आकर होना चाहिए पॉजिटिव। तो क्या हुआ, y इक्वल टू 8 + 4 = 12। बस इतनी ही है, इतना ही काम करना है। थर्ड एग्जाम्पल टिपिकल ले लिया था, फिर मैंने इसे चेंज कर दिया। थर्ड एग्जाम्पल है x/4 = 2। अब इसमें देखिए दो टर्म नहीं है लेफ्ट हैंड साइड में, RHS में भी एक टर्म है। अब आप बोलेंगे कि मैम कैसे हम वेरिएबल वाली टर्म इकट्ठी करें, कांस्टेंट दिख रहे हैं, इकट्ठे करें। जो रूल नंबर 2 हमने सीखा था कि वेरिएबल के साथ अगर डिवीजन में है कांस्टेंट, तो कहाँ जाएगा, साइड चेंज करके मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। बस इतना ही करना है, वेरिएबल को कुछ भी नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 के साथ ये डिनोमिनेटर से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये ट्रांसपोज होके न्यूमरेटर में। तो ये हो गया हमारा 4 × 2 = 8। आपकी हो गई x इक्वल टू 8 की वैल्यू। ध्यान से देखिए, अगर एक्स्ट्रा टर्म है उनको हम इकट्ठा कर देंगे, कांस्टेंट को एक साइड, वेरिएबल को एक साइड। अभी तक हमने एग्जाम्पल लिए जिनमें एक ही बार वेरिएबल यूज हुआ है। यहाँ पर डिवीजन वाला है तो मल्टीप्लिकेशन में आप भेज सकते हैं। फिर से एक और एग्जाम्पल लिया है जिसमें डिवीजन में एक हमने वैल्यू ली हुई है, z/3 = 5। देखिए वेरिएबल को तो हमें छूना नहीं है, टच नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट जो डिवीजन में है वो कहाँ चला जाएगा, राइट हैंड साइड के मल्टीप्लिकेशन में। तो z = 15 हो गया, यही है इसका आंसर। अब देखिए यहाँ पर अगला एग्जाम्पल है 3/2 p = 7। बहुत ईजी होगा आपके लिए। अगली स्टेप क्या हो जाएगी, 3/2 पूरा वेरिएबल है, p को नहीं हमें शिफ्ट करना है, 7 अपनी जगह पर रहेगा। तो क्या करें, p के साथ अभी दो चीज़ें हैं, एक तो 3 है और एक तो 2 है, दो नंबर हैं और दोनों का रिलेशन क्या है, 3 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है और 2 जो है वो डिवीजन में है। तो हम जब RHS साइड भेजेंगे तो रूल हमें पता है, मल्टीप्लिकेशन वाला डिवीजन में जाएगा मतलब नीचे, और डिवीजन वाला मल्टीप्लिकेशन में जाएगा मतलब न्यूमरेटर में ऊपर। तो p की क्या वैल्यू हुई, 7 × 2 = 14/3। अगर इसके आगे ये सिंप्लीफाई होते हैं, किसी कॉमन टेबल कॉमन फैक्टर से कैंसिल आउट होते थे, उसकी वैल्यू और शॉर्ट हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। आगे देखें 1/2 a = 10। यहाँ a वेरिएबल है, a के साथ कांस्टेंट 1 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है, कांस्टेंट 2 जो है वो डिवीजन में है। तो एज पर रूल क्या होना चाहिए, 10 को हम शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, 1 जो है डिवीजन में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन वाला डिवीजन में ही जाएगा और डिवीजन वाला न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन में जाएगा। तब a कितना हो जाएगा, 10 × 2 = 20/1। जनरली हम डिनोमिनेटर 1 होता है तो सिर्फ न्यूमरेटर का वैल्यू से ही एक्सप्रेस करते हैं। तो a = क्या हो गया आपका, 20। अब तो आपके लिए ये वाला एग्जाम्पल बड़ा ही ईजी होगा। देखें डायरेक्ट स्टेप लिख रही हूँ, x को नहीं शिफ्ट कर रही हूँ कहीं, 5 ये वाला 5 है
अब 5/4 में देखिए 5 जो मल्टीप्लिकेशन में है उससे जाना चाहिए यहाँ डिनोमिनेटर में ट्रांसपोज होकर, और 4 जो है डिवीजन में है x के साथ, तो यहाँ जाएगा ये मल्टीप्लिकेशन में ऊपर। अब क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 5 इंटू 4 इज़ 20/5 ऐसा भी लिख सकते हैं, या तो आप इसे 5 से 5 कैंसिल कर दें, 5 1 5 5 1 5, दैट इज़ 4 इंटू 1 इज़ 4, डिनोमिनेटर 1, तो आपकी वैल्यू हो गई x इक्वल टू 4। चलिए हम यही रूल्स अप्लाई करके और कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे, सो डैट आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। चलिए 4x + 2 = 10, रूल आपको बहुत अच्छे से पता है। सबसे पहले आपको पहचानना है वो टर्म जिसमें वेरिएबल है, वेरिएबल यहाँ x है, इस टर्म को हमें टच नहीं करना है। तो फिर क्या करना है, कांस्टेंट 2 हैं उनको एक साथ हमें इकट्ठा करना है, ट्रांसपोज करना है। तो हमें 4x एज इट इज़ लिखना होगा, 10 RHS में ही रहने दें, 2 को शिफ्ट करेंगे ताकि ये कांस्टेंट एक साथ इकट्ठे हो जाएं। 2 का नेचर है पॉजिटिव, RHS साइड आके हो जाएगा नेगेटिव। अब इनके बीच जो भी ऑपरेशन है वो आप सॉल्व कर दीजिए। हो गया 4x = 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट कीजिए 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इस टर्म को आप टच कर सकते हैं, मतलब सॉल्व कर सकते हैं आगे। अब यही टर्म बची है, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, इसे सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब क्या रिलेशन है 4 और x के बीच में, मल्टीप्लिकेशन। तो हमें रूल पता है कि अगर कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है तो दूसरे साइड जाकर ट्रांसपोज होकर डिवीजन में आ जाएगा। दोनों का कोई कॉमन फैक्टर है, यस, 4 1 = 4, 4 2 = 8 है। तो यहाँ पर हो गया x = 2/1 को हम सिर्फ 2 लिखेंगे, हो गई आपकी x की वैल्यू 2। सॉल्व। नेक्स्ट बिल्कुल सेम इसी तरह चलना है। यहाँ पर देखिए कांस्टेंट, सबसे पहला काम है कांस्टेंट वाली टर्म पहचानना। पहचान लिया हमने, 3x है, इसे नहीं टच करना है। तो क्या करना है, कांस्टेंट वाली टर्म्स 2 हैं यहाँ पर, उनको एक साथ हमें शिफ्ट करना है, इकट्ठा करना है। 3x को वैसा ही लिखें, इक्वल टू लगाएं, 8 अपनी जगह पर है। 4 को हम शिफ्ट करना चाहते हैं, ट्रांसपोज करना चाहते हैं, तो 4 नेगेटिव है यहाँ, तो दूसरी साइड आकर पॉजिटिव हो जाएगा। 3x = 8 + 4, ऑपरेशन एडिशन है, एडिशन कर देते हैं, 12 हो गया। यहाँ पर हो गया 3, अब हमें 3x वाली टर्म बची है, इसे ही ट्रीट करना है। 3 है मल्टीप्लिकेशन में, तो हमें एज पर रूल इसे भेजना पड़ेगा दूसरे साइड डिवीजन में, ट्रांसपोज करना पड़ेगा। कोई कॉमन फैक्टर है तो 3 1 = 3, 3 4 = 12। क्या आंसर आया, x = 4। ये हो गया आपका सॉल्व। ये तो बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है। 5x = 15, इसमें एक ही टर्म है LHS में जिसमें वेरिएबल है, तो इसका मतलब हमें इसे ही ट्रीट करना पड़ेगा। हम किसी और टर्म के भरोसे, ट्रांसपोजिशन के भरोसे नहीं रह सकते, डायरेक्ट इसे ही ट्रीट करना है हमें। क्या करें, कांस्टेंट का रिलेशन वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो हमें लिखना है x = 15 अपनी जगह पर है, इस 5 को एक्स्ट्रा है उसे ट्रांसपोज करना है, डिवीजन में आएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है। कोई कॉमन फैक्टर है 5 1 = 5, 5 3 = 15, 3/1 = 3, तो आपकी x की वैल्यू क्या हो गई है, 3 हो गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं, सेम टू सेम, ये फर्स्ट सेकेंड जैसे ही हैं। 3x + 5 = 26। अब तक तो आप समझ गए होंगे, वेरिएबल वाली टर्म पहचानना है, लेकिन उसे टच नहीं करना, उससे सॉल्व नहीं करना है। क्या करना है, मतलब उससे ट्रांसपोज नहीं करना, उससे इनिशियल स्टेप, पहली स्टेप पर कुछ भी नहीं करना है। एक्स्ट्रा जो है हमारे पास कांस्टेंट है, उन्हें हम एक साथ ट्रांसपोज कर लेते हैं, एक जगह पर लिख लेते हैं। RHS साइड में लिखेंगे, 5 पॉजिटिव था LHS में, RHS में जाके नेगेटिव हो गया। 3x एज इट इज़ ट्रीटमेंट देने, क्या नेगेटिव सब्ट्रैक्शन है, 26 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 21। अब हमें यही टर्म बची, इसी को ही ट्रीट करना है, 3x जिसमें वेरिएबल है। वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स्ट्रा कांस्टेंट को हटा दें, मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ आ जाएगा डिवीजन में। कॉमन फैक्टर है 3 1 = 3, 3 7 = 21, मतलब x की वैल्यू 7/1 = 7। ये हो गई आपकी x की वैल्यू। अभी x सब जगह यूज़ किया है, आप चाहें तो कोई और वेरिएबल यूज़ करके भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, इक्वेशन लिख सकते हैं। यहाँ देखिए वेरिएबल वाली टर्म जो है वो फ्रैक्शन में है, ये हमने पहचान ली है। 2 कांस्टेंट हैं, उन्हें ही हम पहले ट्रीट करेंगे एक साथ इकट्ठा करके RHS में। LHS में वेरिएबल वाली टर्म रहेगी, बाद में इसे हम ट्रीट करेंगे। इसे नहीं छूना है, 2 कांस्टेंट है, उनको हमें एक साथ लिख लेना है। x/2 = 12 अपनी जगह पर, 7 ट्रांसपोज होगा, पॉजिटिव है नेचर में, RHS में जाके, RHS मतलब राइट हैंड साइड में जाकर नेगेटिव साइन हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन का रिलेशन आ रहा है, 12 में से 7 आ जाएगा 5, x/2। अब देखिए एक ही टर्म बची वेरिएबल वाली, इसी को ही ट्रीट करना है। वेरिएबल के साथ 2 जो है वो डिवीजन में है, डिवीजन में से अगर हम ट्रांसपोज करना चाहेंगे तो ये जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो x = 10।
अब आप समझ गए होंगे और स्पीड से कर पाएंगे, है ना। तो ऐसे एग्जाम्पल्स आप 10-15 लेकर बैठें और फिर इतने ही सिंपल, एक साथ टफ ना करें, पहले ये वाले करें, फिर आप आराम से इससे टफ लेवल पर जा पाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 3/4x + 5 = 11। अब यहाँ देखिए वेरिएबल वाली टर्म जो है पहचान ली है हमने, उसे नहीं छूना है, उसे टच नहीं करना है, शिफ्टिंग नहीं होगी उसकी, कुछ भी नहीं होगा। एक्स्ट्रा जो कांस्टेंट हैं उन्हें एक साथ हम इकट्ठा कर लेते हैं। 3/4x को लिखना तो पड़ेगा हमें, 11 अपनी जगह पर, 5 पॉजिटिव है, इसे हम ट्रांसपोज कर रहे हैं राइट हैंड साइड, साइन चेंज करेंगे। 3/4x = पहले इनका ट्रीटमेंट कर लें, सॉल्व कर लें, सिंगल वैल्यू बना लेते हैं। 11 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर लो तो बचेगा 6। अब वेरिएबल वाली टर्म बची है जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में क्वांटिटी है, एक मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में। तो एज पर रूल क्या होगा, 6 के साथ डिवीजन वाली क्वांटिटी ऊपर आ जाएगी मल्टीप्लिकेशन में, और यहाँ जो मल्टीप्लिकेशन में थी x के साथ वो आ जाएगी राइट हैंड साइड के डिवीजन में। तो सॉल्व करें, चाहें तो आप यहाँ से 3 के दोनों के कॉमन फैक्टर 3 है, 3 1 is 3, 3 2 is the 6, ठीक है। ऐसे कैंसिल आउट कर लें, बचा हुआ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 is 8, 8/1 is 8, मतलब x की वैल्यू क्या हो गई आपकी 8। तो आई होप आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। यहाँ पर हम 1 मिनट में रिकैप्चुलेट कर लेंगे। लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए हमें चाहिए थे कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट थे फिक्स क्वांटिटीज़, फिक्स वैल्यूज़, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जीरो भी हो सकती है। वेरिएबल क्या थे, जिनकी वैल्यूज़ जो है वो वेरी हो सकती थी, बदल सकती थी, इसलिए हम उन्हें किसी फिक्स नंबर से नहीं शो करते हैं, किसी वेरिएबल से शो करते हैं, ताकि हम अलग अलग सिचुएशन में उनके अलग अलग वैल्यूज़ पुट कर सकें। बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस 4 हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो कांस्टेंट और वेरिएबल को जब हम कंबाइन करते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो हमें कंबाइन करके मिलेगी टर्म हमने बनाना सीखी थी अलग अलग। और जब अलग अलग टर्म्स को एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के साथ कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने सीखा कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पुट कर दें, बीच में इक्वल साइन लगा दें, और वेरिएबल की पावर, एक ही टाइप का वेरिएबल यूज़ होगा आपका, और उसकी अगर मैक्सिमम पावर 1 रखें, 1 ही चाहिए एग्जैक्टली, और तो जो हमें एक्सप्रेशन मिलेगा वो कहलाएगा, या जो इक्वेशन मिलेगी वो कहलाएगी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। डेफिनेशन भी हमने देख ली यहाँ पर कि इक्वेशन ऐसा मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है जो कि दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की इक्वालिटी को दिखाता है। कब इक्वालिटी कैसे प्रूव हो पाएगी, जब आप अननोन वेरिएबल x y z जो भी उसमें यूज़ हुआ है उसके लिए कोई पर्टिकुलर वैल्यू पुट करेंगे और फिर वो सॉल्व होने पर LHS और RHS इक्वल आ जाएं। ये भी चीज़ हम सीखेंगे, LHS RHS इक्वल कैसे आए, क्या हुआ। अभी तक हमने सिर्फ सीखा कि अलग अलग इक्वेशंस को हम किन रूल्स से सॉल्व कर सकते हैं। पहला रूल ट्रांसपोजिंग का ये था कि जब भी कोई कांस्टेंट साइड शिफ्ट करेगा, ट्रांसपोज होगा, तो अपना साइन चेंज कर लेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव। रूल 2 ये था कि वेरिएबल वाली टर्म में जो भी कांस्टेंट होते हैं या कहीं से भी किसी फ्रैक्शनल टर्म में अगर कांस्टेंट को ट्रांसपोज करना है तो मल्टीप्लिकेशन वाला जाएगा डिवीजन में और डिवीजन वाला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। यही रूल यूज़ करके हमने कुछ सिंपल एग्जाम्पल्स सॉल्व किए हैं, जिनको कि आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख करके क्वेश्चंस देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे और आंसर्स सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अपनी स्कूल बुक या किसी और बुक से और क्वेश्चंस लेंगे और सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा इनको फिर से रिवाइज करके इससे टफ लेवल पर जाएंगे, जो कि एक से ज़्यादा वेरिएबल, मतलब सेम टाइप वेरिएबल एक से ज़्यादा जगह पर आपको इक्वेशन में दिखेंगे। तो लीनियर इक्वेशन का नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।